तो हमारी लास्ट क्लास है उसके अंदर हमने जो डिस्कस किया था वो हमारा इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर था, जिसमें हमने प्रॉपर्टी एज ए चैलेंज के बारे में बात की थी। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हम हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं, और आपका हिस्ट्री का जो चैप्टर है वो है लेसन नंबर जो सेकंड है आपका सोशलिज्म इन यूरोप एंड द ये जो हमारा रशियन रिवोल्यूशन है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि भाई क्लास के अंदर कोई भी बच्चा चैटिंग ना करे। किसी भी तरह की चैटिंग अगर आप करते हैं तो आपको उसी टाइम ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा, और ये आपका देखा जा रहा है कि कौन बच्चा ग्रुप के अंदर चैटिंग कर रहा है और क्या कर रहा है। ठीक है, तो कोई भी बच्चा ग्रुप के अंदर चैटिंग बिल्कुल भी ना करे। सभी ध्यान से सुनेंगे कि क्लास में जो बताया जा रहा है वो आपके काम का है, आपके लिए ही क्लासेस जो है वो बनाई जा रही हैं। तो इसीलिए सभी जो है वो ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो लेसन है ये किस बारे में है और इसके अंदर क्या बताने की कोशिश की गई है। आई होप जो आप सभी हैं वो इस लेसन को ध्यान से सुन रहे हैं, वो इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका हिस्ट्री का ये है। लास्ट जो चैप्टर था हमारा हिस्ट्री का ही, जो वो फ्रेंच रिवोल्यूशंस के बारे में बात कर रहे थे, तो उस फ्रेंच रिवोल्यूशन के क्या क्या इम्पैक्ट इनके ऊपर पड़े जिसकी वजह से रशिया के अंदर जो रिवोल्यूशन है इसका देखने को मिला। तो वो सारी चीजें आज इस क्लास के अंदर हम, ठीक है, सोशलिज्म इन यूरोप यानी जो हमारा समाजवाद है ये यूरोप के अंदर किस तरीके से जो है ये फैला था उस बारे में ही आपका पूरा लेसन जो है वो बेस्ड है। इसके अलावा जो रशियन रिवोल्यूशन किया गया है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम रशियन रिवोल्यूशन और सोशलिज्म से पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि इससे पहले जो घटना हुई थी 19वीं सेंचुरी में, वो आपकी हुई थी फ्रेंच रिवोल्यूशन। तो फ्रेंच के जो क्रांति हुई थी उस क्रांति के काफी सारे इम्पैक्ट जो देखने को मिलते हैं। तो वो कौन कौन से प्रभाव हैं जो हमें फ्रेंच रिवोल्यूशन देखने मिलते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा है कि आपको पता है कि फ्रांस के अंदर जो क्रांति हुई थी तो उस समय में मेन जो रूलर था वो कौन था, लुईस 16। तो लुईस 16 के समय में फ्रेंच रिवोल्यूशन हुई थी, और उसके पीछे फैक्टर बहुत सारे थे कि किस कारण से फ्रेंच के जो लोग थे वो अपने जो राजा थे उसके खिलाफ हुए और उन्होंने कोशिश की। तो काफी सारे रीजंस रहे हैं, जिसमें एक रीजन ये भी रहा है कि जिस तरह से हमारे इंडिया के अंदर कास्ट सिस्टम काम करता है, सेम वैसे ही जो फ्रांस के अंदर 3 स्टेट हुआ करते थे, जिसमें आपके फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेट आता है, जिसमें पादरी नोबल्स वगैरह जो हैं और जो आपके स्मॉल बिजनेस वेल या अदर जो कम्युनिटीज हैं वो इसके अंदर काउंट किए जाते हैं। तो 3 तरह की स्टेट्स थे। वो 3 जो स्टेट थे वो जब उनके खिलाफ हो जाते हैं तो वहां के अंदर काफी सारी रिवोल्यूशन जो है वो देखने को मिलता है। लोगों का जो स्प्लिट है वो फूट कर बाहर आता है कि लोग जो है किस तरह से उनके अंदर जो चिंगारियां भड़क रही थी वो बाहर निकल के आती हैं। तो जो इफेक्ट जो है, मेन रूप से जो इम्पैक्ट रहा फ्रांस रिवोल्यूशन का सोशलिज्म के अंदर, वो क्या रहा है। सबसे पहले ओपन अप द पॉसिबिलिटीज फॉर चेंजिंग द सोसाइटी, कि किस तरह से इन लोगों को ये पहली बार ये रियलाइज हुआ कि हम जो है रिलेशन के द्वारा या कोई भी ऐसी चीज करके, जैसे सोशलिज्म है, सोशलिज्म के द्वारा हम जो है क्या कर सकते हैं, इनके द्वारा एक पॉसिबिलिटी जो है जो पॉसिबिलिटी है वो एक निकल के सामने आई कि किस तरह से हम अपने समाज को जो है वो बदल सकते हैं। ये चीज सबसे पहले सामने आई। उसके बाद अगर हम बात करें यूरोप और एशिया की, क्योंकि यूरोप के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो यूरोप और एशिया के बारे में जो चीजें आई कि न्यू आइडियाज अबाउट इंडिविजुअल राइट्स, कि व्यक्तिगत जो हमारे राइट्स हैं उनके बारे में न्यू आइडियाज जो थे उनके बारे में, इंडिविजुअल राइट्स एंड हु कंट्रोल्स सोशल पावर। इसके अलावा जो सोशल पावर है उनको जो कंट्रोलर्स हैं वो कौन कौन से हैं जिन जो इसको कंट्रोल कर रहे हैं पावर को, बिगन टू बी डिस्कस, वो सभी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल भी हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर जो राजा राम मोहन राय हुए हैं, जो बहुत ही एक बड़े सोशल रिफॉर्मर रहे हैं, जिन्होंने भारत के अंदर जो है काफी सारा वर्क किया है, चाहे फिर वो सती प्रथा हो या कोई दूसरी ऐसी जो हमारी सामाजिक बुराइयां जो हमारे रही हैं, सोशल इविल्स हैं,
उनको खत्म करने के अंदर जो राजा राम मोहन राय है, इनका काफी सारा कंट्रीब्यूशन जो है वो देखने को मिला है। तो जो एग्जाम्पल हमारे यहाँ पर सोशलिज्म के देखने को मिलते हैं इंडिया के अंदर, वो एग्जाम्पल है आपके राजा राम मोहन राय और डेरेजियो जो है, ये दोनों ही टैकल ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन। फ्रेंच रिवोल्यूशन जो है इनके अंदर इनका काफी जो है इनकी भूमिका जो है वो देखने को मिली भारत के अंदर। जो डेरेजियो है या राजा राम मोहन राय है, ये सोशल रिफॉर्मर के रूप में काम किया है और दोनों ही जो है ये फेवर करते थे किसको, सोशलिज्म को। ठीक है, तो हमारा जो सोशलिज्म है इसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मेन रूप से जो इम्पैक्ट पड़ा है वो हमने बताया कि इससे नई नई आइडियाज जो थे वो लोगों को भी लगे कि किस तरीके से हम जो है हमारे साथ अगर कोई भी इस तरह की घटना अगर हो रही है तो उससे किस तरह से हम ओवरकम कर सकते हैं, या उसको जो सामाजिक इविल्स हैं, सोशल इविल्स हैं, उनको किस तरह से समाज के अंदर ओवरथ्रो किया जा सकता है। तो वो सारी चीजें यहाँ से इनको देखने को मिली। और जब ये फ्रेंच रिवोल्यूशन हुई तो पूरी दुनिया की नजर इसके ऊपर थी, जिससे लोगों को काफी सारे नए आइडियाज आए। और इसके अलावा जो लोग थे उनको ये भी पता चला कि भाई अगर हमारे यहाँ पर कोई रिवोल्यूशन होती है तो अगर कोई सामाजिक बुराई हमारे समाज के अंदर है और उसको बाहर निकालना है तो उसके लिए जो है रिवोल्यूशन करना बहुत ही जरूरी हो जाता है, ताकि उस सामाजिक बुराई का अंत किया जा सके। तो फ्रांस के अंदर जो बुराइयां थी उनके अंदर खत्म करने के लिए जो कास्ट जो स्टेट वहां पर बनाए गए थे, उस सिस्टम को खत्म करने के लिए ही वहां पर जो है रिवोल्यूशन हुआ। और उस रिवोल्यूशन का पूरा इम्पैक्ट जो है वो पूरी दुनिया के अंदर हमें देखने को मिला कि समाज के अलग अलग हिस्सों के अंदर क्या क्या इसका इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिला। तो बेसिकली अगर हम बात करें सोशलिज्म की, तो सोशलिज्म क्या है? सोशलिज्म वाज एक पॉजिटिव थिंकिंग या पॉजिटिव आप कह सकते हो कि थ्योरी जो है वो है। इसमें मेन रूप से प्रॉपर्टी के ऊपर डिस्कस किया जाता है कि जो प्रॉपर्टी है उसका जो ओनर है वो कोई एक पर्सन ना हो करके, क्योंकि सोशलिज्म जो है वो सभी की बराबरी की बात करता है कि इसके अंदर की जो प्रॉपर्टी है या फिर जो ओनरशिप है या कैपिटल है वो किसी एक पर्सन के हाथ में या समाज के जो फ्यू पर्संस हैं उनकी मुट्ठी में ना होकर के जो कॉमन पर्सन जितने भी सामाजिक लोग हैं उन सभी के पास ये जो है पावर रहे। तो सोशलिज्म उसी की फेवरिज्म की बात करता है कि हमारे समाज के अंदर जितनी भी कम्युनिटीज हैं, ऐसा नहीं है कि भाई एक ही पर्सन को एक इंडिविजुअली रूप से किसी को पावरफुल आप बना दे या फिर पूरा पैसा उसी की तिजोरी में रहे कि जो है वो लेबर से काम करवाए और उसके बाद पूरा जो भी प्रॉफिट है वो उसी की जो धन है वो सारा उसी के घर चला जाए। तो सोशलिज्म इस चीज को नकारता है और सोशलिज्म ये कहता है कि मेन रूप से जो कम्युनिटी है वो पूरी कम्युनिटी ही सबकी ओनर होनी चाहिए और जो भी प्रॉफिट है वो सभी लोगों में बराबर इक्वल जो है डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो सोशलिज्म जो है ये एक पॉजिटिव थ्योरी है जो उस समय में हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर, यूरोप और एशिया जो है इसके अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। तो हमारे इम्पैक्ट जो है वो हमने हालांकि डिस्कस कर लिए हैं, आगे इसके बारे में फिर अगर आएगा जिक्र तो हम दोबारा से इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी जो हमारा मेन जो टॉपिक है वो यही है कि जो आपका सोशलिज्म है यूरोप के अंदर वो किस तरह से फैला था। देखिए जिस तरह से भारत के अंदर कास्ट सिस्टम काम करता है, कास्ट सिस्टम जो है ये वर्क करता है, वैसे ही वहां पर यूरोप के अंदर अलग अलग समाज के लोग थे। जो अब लोगों की जो थिंकिंग होती है वो सबकी अलग अलग होती है कि कोई ये कहता है कि हमें सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो एजुकेशन के अंदर करना चाहिए, कोई कहता है कि हमें हेल्थ जो है उसके ऊपर करना चाहिए, उसी से देश डेवलप करेगा। तो सभी की जो थिंकिंग है वो अलग अलग होती है। तो जो सोशलिज्म हुआ था यूरोप के अंदर, इसके अंदर 3 वर्ग काम कर रहे थे। जो 3 वर्ग थे वो जैसे लिबरल है, रेडिकल्स है और आपके कंजर्वेटिव है, ये 3 तरह के वर्ग जो है वो वहां पर वर्क कर रहे थे। तो उन सभी की जो सोच है वो सबकी अलग अलग रही है, ऐसा नहीं है कि सबकी जो सोच है वो सेम रही है, सबकी अलग अलग सोच रही है। तो उसी के बारे में मेन रूप से आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि यूरोप के अंदर जो सोशलिज्म हुआ था उस सोशलिज्म के अंदर जो पर्सन थे उनकी थिंकिंग क्या थी, या जो समाज उस समय में मौजूद था, जो सोसाइटी थी जो 3 वर्ग के अंदर बटी हुई थी, 3 कास्ट सिस्टम की तरह से जो है वो वर्क वर्क कर रही थी उस समय में। तो उसी तरह से हम डिस्कस करेंगे कि सोशलिज्म जो है यूरोप के अंदर जो काम कर रहा है उसके अंदर जो रेडिकल्स हैं या फिर आपके लिबरल्स हैं और आपके कंजर्वेटिव्स हैं वो किस तरह से वर्क वहां पर करते हैं।
तो इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। यूरोप में मेन रूप से तीन जो लोग हैं, तीन तरह के जो लोग हैं वो वर्क कर रहे थे, जिसके बारे में हमने आपसे अभी अभी बात की है। लिबरल्स के बारे में, रेडिकल्स के बारे में, और तीसरा आपका क्या आता है, कंजर्वेटिव्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो हमारे तीन तरह के जो लोग थे उस समय में, जो लोग काम कर रहे थे, तो उसमें आपका आता है सबसे पहले लिबरल, उसके बाद आता है आपका रेडिकल्स, रेडिकल्स के बाद तीसरा जो है आपका वो आता है आपका कंजर्वेटिव्स। ठीक है, जो लिबरल्स हैं और जो रेडिकल्स हैं और कंजर्वेटिव हैं, ये तीन वर्ग उस समय में हुआ करते थे यूरोप के अंदर। जैसे हमारे इंडिया के अंदर सबकी जो सोच है अलग अलग है, सभी की कास्ट सिस्टम जो है, अगर कास्ट सिस्टम की बात करें तो जैसे हमारे यहाँ पर पुराने टाइम में जो कास्ट सिस्टम था जिसके अंदर हमने अलग अलग समाज में बांटा हुआ है, तो उसी तरह से जो लिबरल है कुछ चीजें ऐसी होती है। जैसे लिबरल है, लिबरल जो है ये मेन रूप से हमारी डेमोक्रेसी जो है इसको प्रमोट करता है। डेमोक्रेसी की जो भी चीजें हैं वो लिबरल के जो थिंकिंग के जो लोग थे, लिबरल जो लोग थे, वो इस चीज को काफी बढ़ावा देते थे और वो मानते थे कि डेमोक्रेसी के अंदर जो चीजें होती हैं वही चीजें मानते थे। सिर्फ एक चीज में इनकी जो थिंकिंग है वो डेमोक्रेसी से अलग करती है। जो डेमोक्रेसी से अलग करती है वो क्या है कि यूनिवर्सल अडेंट ये जो है ये यूनिवर्सल अडेंट के फेवर में नहीं थे। कारण क्या है कि ये लोग सिर्फ उन्हीं लोगों को फेवर करते थे, उन्हीं लोगों को राइट टू वोट का अधिकार देना चाहते थे जिनके पास हु हैव प्रॉपर्टी, जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी, उन्हीं को ये लोग जो है वोट डालने का अधिकार देना चाहते थे। तो लिबरल जो है ये डेमोक्रेसी में इस तरह से उनसे अलग है। इसके अलावा रेडिकल्स जो है इनकी भी काफी सारी चीजें हैं जो अच्छी हैं, कुछ एक बात जो है इनकी भी है जो ठीक नहीं है। कंजर्वेटिव जो है, कंजर्वेटिव के बारे में अगर हम बात करें तो कंजर्वेटिव जो है ये काफी पुरानी सोच वाले व्यक्ति थे। सी से कंजर्वेटिव और सी से ही बनता है चेंज, मतलब ये चेंज के फेवर में बिल्कुल भी नहीं थे, ये नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह का चेंज जो है वो हमारी सोसाइटी के अंदर आए। ये सोच रहे थे कि जिस तरह से हमारा समाज आज तक चलता आ रहा है ये उसी को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, कि जैसे राजा है उसके बाद उसका बेटा ही राजा बनेगा, इस तरह की जो चीजें हैं उन्हीं को ये फेवर करते थे कंजर्वेटिव जो लोग थे, और उसी को हमेशा आगे बढ़ाना चाहते थे। और ये चाहते थे कि सोसाइटी के अंदर चेंज आए ही ना। लेकिन जब फ्रेंच रिवोल्यूशन हुई, दुनिया के अंदर काफी बदलाव देखने को मिले, तो ये लोगों ने भी महसूस किया कि थोड़ी होना चाहिए इसके अंदर, लेकिन बहुत ही स्लो प्रोसेस के अंदर ये जो लोग हैं ये चेंज रखना चाहते थे। तो इस तरह से तीन जो हमारे सेक्शंस हैं उस समय के, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मेन रूप से जो है एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं, लिबरल जो है वो, लिबरल के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि लिबरल जो लोग थे उनकी क्या सोच थी। इसके अलावा रेडिकल्स जो थे उनको हमें क्या सोच थी। जो लिबरल्स हैं इनको हम उदारवादी के नाम से जानते हैं कि ये काफी उदारवादी सोच के थे, तो उदारवादी इनको कहा जाता है। और जो रेडिकल्स हैं, रेडिकल को हम कहते हैं आमूल परिवर्तनवादी, यानी जो परिवर्तन करना चाहते हैं, समाज के अंदर बदलाव लाना चाहते हैं। तो रेडिकल्स जो है ये भी आता है इसी के अंदर। उसके बाद लास्ट है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव जो है ये किस तरह के कहलाते हैं, जैसे मैंने बताया इनकी जो सोच है वो बहुत ही पुरानी है, इसीलिए इनकी जो जो भी चेंजेस जो समाज के अंदर आना चाहते हैं या जो बदलाव आना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि हमारे समाज के अंदर किसी भी तरह का बदलाव आए। तो इसीलिए इनको रूढ़िवादी के नाम से जाना जाता है। जो हमारे यहाँ पर जैसे ये कहें कि सुपरस्टिशियस होते हैं, अंधविश्वासी जो लोग होते हैं, यानी पुरानी समय को जो चीजें फॉलो करने वाले होते हैं उनको कंजर्वेटिव कहा जाता है। तो कंजर्वेटिव जो होते हैं किस तरह के होते हैं, ये रूढ़िवादी होते हैं, जो पुरानी सोच जो है उसी को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे लिबरल्स के बारे में कि लिबरल जो है इनकी थिंकिंग क्या थी और क्या इनका मानना था, कौन कौन सी चीजें हैं जिनको ये फेवर करते थे। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया है कि लिबरल तरह के जो लोग थे, लिबरल तो जो थे ये डेमोक्रेसी के फेवर में थे। मतलब जैसे डेमोक्रेसी के अंदर होता है कि भाई सिर्फ किसको छोड़कर यूनिवर्सल अडल्ट जो हमारा है, यानी जो सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार वाला जो राइट है, क्योंकि ये तो फेवर में ही नहीं थे, औरतों के तो बिल्कुल भी फेवर में नहीं थे कि वुमेन्स जो है उनको कोई राइट टू वोट का अधिकार दिया जाए, क्योंकि ये हमेशा ही उसकी वोटिंग के खिलाफ रहे हैं। तो रेडिकल्स जो सॉरी लिबरल्स जो हैं ये यूनिवर्सल डिफरेंसेस के फेवर में नहीं थे। ये सिर्फ राइट टू वोट का जो अधिकार है ये उन्हीं पर्सन को देना चाहते थे जिनके पास अपनी
प्रॉपर्टी थी, यानी जो लोग अमीर थे ये चाहते थे कि वो ही वोटिंग करें इसके अंदर। इसके अलावा इसके अंदर जो भी चीजें आती हैं वो हमारी डेमोक्रेसी वाली आती हैं, जो काफी अच्छी बातें थी। अगर दोनों को हम मिला के देखें, लिबरल और जो रेडिकल्स हैं, तो काफी चीजें दोनों की मैच करती हैं। दोनों जो है सोशलिज्म को काफी बढ़ावा देते हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो डेमोक्रेसी से मैच करती हैं दोनों के बीच में। लेकिन कंजर्वेटिव जो है ये बिल्कुल ही अलग चीज है। कंजर्वेटिव जो है इसकी रूढ़िवादी सोच है, पुरानी सोच है, जो बदलाव बिल्कुल चाहते ही नहीं है। और अगर बदलाव हमारे समाज के अंदर होता भी है तो ये चाहेंगे कि वो बदलाव जो है वो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे स्लो मोशन में होना चाहिए, स्लो स्लो प्रोसेस के अंदर इनके अंदर बदलाव होना चाहिए। ये इनकी थिंकिंग थी। किसके बारे में बात कर रहे हैं? कंजर्वेटिव के बारे में। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि जो लिबरल जो लोग थे उनकी क्या सोच है। लिबरल जो लोग हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो लोग जो है लिबरल जो है ये किस चीज को अपोजिट करते हैं, तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे अपोज किस चीज को करते हैं। तो अपोज के अंदर आएगा आपका अनकंट्रोल्ड पावर, अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स। अब इसके अंदर देखिए, अब ये किस चीज को अपोज कर रहे हैं, यानी ये कह रहे हैं कि भाई जैसे एक राजा के बाद उसी का जो बेटा होता है ना, जो राजा है उसी के बाद उसी के राजा को बेटे को ही राजा बनाया जाए, ये लोग उसके बिल्कुल भी फेवर में नहीं थे। ठीक है, जैसे डेमोक्रेसी होती है कि हमारे यहाँ पर जैसे है कि रिपब्लिक होना चाहिए, यानी वंशानुगत जो पद है वो नहीं होना चाहिए। तो ये लोग जो है ये भी इसी को अपोज करते थे कि अनकंट्रोल जो पावर है ऑफ डायनेस्टिक रूलर। डायनेस्टिक रूलर का मतलब क्या होता है? जो राजा है उसी के बाद जो अलग अलग डायनेस्टीज रही हैं, जो वंश रहे हैं, तो जो डायनेस्टिक रूलर रहे हैं उसकी अनकंट्रोल पावर के ये क्या थे? अपोज में थे। उसके बाद अगर हम बात करें कि लिबरल्स की तो दूसरी मेन बात आती है कि वांटेड टू, जो लिबरल्स थे ये चाहते थे, क्या चाहते थे भाई? वांटेड टू सेफगार्ड, wanted to safeguard the rights of the rights of individuals against government। क्या कह रहा है? wanted to safeguard the rights of individuals अगेंस्ट गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो भी इंडिविजुअल राइट्स अगर किसी को दे रहे हैं तो उसका सेफगार्ड ये जो है वो ये चाहते थे। इसके अलावा argued for elected, argued for elected parliamentary government। argued for elected parliamentary government and independence judiciary। देखिए, आर्ग्यू फॉर इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ये चाहते थे, आर्ग्यू करते थे इस बात के लिए कि जो हमारी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है वो इलेक्टेड होनी चाहिए। इसके अलावा एंड इंडिपेंडेंस जुडिशरी, की जो हमारी जुडिशरी है, जो न्यायपालिका है, वो हमेशा कैसी होनी चाहिए? इंडिपेंडेंस। यानी जो हमारी, जैसे आज इंडिया की हम बात करें तो इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो किस तरह की है? वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंस मीन्स
इसके ऊपर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का या किसी भी पॉलिटिकल लीडर का कोई प्रभाव इनके ऊपर नहीं पड़ता है, तो इंडिपेंडेंस होके काम करती है। तो डेमोक्रेसी की जो विशेषता है, यही विशेषता लिबरल चाहते थे कि जो उनकी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, वो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो है वो कैसी होनी चाहिए, वो इलेक्टेड होनी चाहिए, और इसके अलावा जो उनकी जुडिशरी है वो कैसी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए इंडिपेंडेंस। ठीक है, अब इनका जो लास्ट है कि भाई ये यूनिवर्सल अडल्ट सेंसस के बारे में इनकी क्या राय थी, तो वो हमने आपको अभी भी बताई थी, एक बार फिर से बता देते हैं। तो देखिए इसके अंदर वोटिंग राइट्स ओनली टू मैन, who have property, कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के फेवर में थे, लेकिन किन के फेवर में थे, ओनली सिर्फ वोटिंग राइट ओनली टू मैन, यानी जो पुरुष समाज था उन्हीं को ये लोग जो है वोटिंग का राइट देना चाहते थे, और जिनके पास हु हैव प्रॉपर्टी, जिनके पास प्रॉपर्टी भी थी, उस प्रॉपर्टी वाले पर्सन को ही ये लोग जो है वोट डालने का अधिकार देना चाहते थे। औरतों के राइट, औरत जो है उनको वोटिंग के राइट में बिल्कुल भी ये नहीं थे कि औरतों को भी राइट टू वोट जो है इसका अधिकार दिया जाए, इस बात के फेवर में ये बिल्कुल भी नहीं थे, अगेंस्ट थे वुमेन्स वोटिंग का जो राइट है उसके खिलाफ। सिर्फ पुरुष जो वर्ग है उन्हीं को राइट देना चाहते थे, लेकिन पुरुषों में भी किसको, हु हैव प्रॉपर्टी, यानी जिनके पास अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती थी, बहुत ही जो अमीर जो पर्सन थे, रिच जो पर्सन थे, उन्हीं को ये लोग चाहते थे कि जो राइट टू वोट है ये दिया जाए। इस तरह से जो लिबरल्स हैं हमारे, तो लिबरल के अंदर सारी चीजें अच्छी थी, सिर्फ किसको छोड़कर, यूनिवर्सल डिफरेंसेस वाली जो ये बात कहते थे, वो बात जो है वो सही नहीं थी, क्योंकि ये किसको फेवर कर रहे हैं, वोटिंग राइट ओनली टू मैन हु हैव प्रॉपर्टी, की जिनके पास खुद की अपनी प्रॉपर्टी है, सिर्फ उसी के फेवर में थे ये। अब बात आती है हमारे रेडिकल्स की, कि जो रेडिकल्स थे ये किस तरह का चाहते थे, यानी इनकी जो थॉट थी वो किस तरह की थी। जैसे लिबरल्स के बारे में हमें पता चला कि लिबरल्स जो हैं उदारवादी जो हैं, इनकी सोच क्या है, तो रेडिकल्स जो थे हमारे जो परिवर्तनवादी थे उनकी सोच क्या कहती है, तो रेडिकल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जो रेडिकल्स हैं उनकी सोच क्या है। तो रेडिकल्स के बारे में देखिए, वांटेड ए नेशन, रेडिकल्स वांटेड ए नेशन, जो रेडिकल्स हैं ये एक देश चाहते थे, लेकिन किस तरह का देश चाहते थे, इन विच गवर्नमेंट, इन विच गवर्नमेंट जिसके अंदर जो सरकार रहेगी, वाज बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस रहेगी, मैनी द majority, based on the majority of a country's population। देखिए अब ये किस तरह का देश चाहते हैं, तो रेडिकल्स हैं इनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो रेडिकल्स जो थे वो किस तरह का देश चाहते थे, वांटेड ए नेशन, वो इस तरह का देश चाहते थे इन विच जिसके अंदर गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजोरिटी, जिसमें गवर्नमेंट जो है वो मेजोरिटी के ऊपर बेस करे ऑफ ए कंट्रीज पॉपुलेशन, कंट्रीज पॉपुलेशन की जो मेजोरिटी है
उस पर बेस करे। जैसे अगर हम बात करें आज के समय में हमारे इंडिया के अंदर जो डेमोक्रेसी पाई जाती है वो कैसी है भाई, वो भी तो यही है कि कंट्रीज पॉपुलेशन की जो मेजोरिटी है उसके ऊपर बेस करती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करें कि हरियाणा की विधानसभा की अगर हम बात करें तो हरियाणा की विधानसभा के अंदर टोटल जो सीटें हैं वो कितनी है, 90 है। और अगर हम बात करें कि हमारे जो सीएम है वो किस तरह से अपॉइंट होंगे या कौन उनको अपॉइंट करेगा, तो अपॉइंटमेंट के लिए क्या चाहिए, जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है यानी विधानसभा है उसके अंदर टोटल सीटों का आधा, तो टोटल सीटों का आधा कितना हुआ, 45 है ना। तो 45 प्लस 1 यानी आधी सीटों से ज्यादा सीट जिसके पास है वही क्या होगा, उसे हम क्या कहेंगे कि ये मेजोरिटी है। तो यानी जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के पास 46 सीटें रहेंगी वो क्या रहेगी, मेजोरिटी के अंदर रहेगी। 46 तो एटलीस्ट कम से कम होनी चाहिए, इससे ऊपर भी हो सकती है। तो इससे ऊपर जाते ही यानी वही व्यक्ति हमारे स्टेट का, हरियाणा का सीएम बनेगा जिसके पास कितनी सीटें हों, कम से कम 46 सीटें हैं। तो मेजोरिटी वाली जो पॉपुलेशन जो कहती है अगर उससे गवर्नमेंट का निर्माण होता है तो वो हमारी डेमोक्रेसी के अंदर होता है। तो रेडिकल्स क्या थे, रेडिकल्स भी यही चाहते थे क्योंकि परिवर्तन चाहते थे। तो ये चाहते थे कि भी देश की जो पॉपुलेशन है उसी की मेजोरिटी के आधार पर जो है रेडिकल्स जो है उनको क्या किया जाए। रेडिकल्स क्या चाहते थे, रेडिकल्स यही चाहते थे कि हमारे देश के अंदर जो भी गवर्नमेंट बने वो किसके ऊपर बेस हो, मेन रूप से पॉपुलेशन की मेजोरिटी के ऊपर बेस करे, वो यही चाहते थे। ठीक है, उसके बाद इसका जो दूसरा पॉइंट आता है वो ये आता है कि भाई जो रेडिकल्स थे वो क्या चाहते थे कि मैनी सपोर्टेड वुमेन्स, मैनी सपोर्टेड वुमेन्स सफरेज मूवमेंट्स। जो रेडिकल्स थे इनमें से बहुत सारे ऐसे थे जो सपोर्ट करते थे वुमेन को सफरेज मूवमेंट के लिए। वुमेन सफरेज मूवमेंट जो है उसके लिए भी ये काफी सपोर्ट करते थे। इसके अलावा जो थर्ड इसमें आता है, अपोजिट ऑफ द प्रिविलेज ऑफ ग्रेट लैंडलॉर्ड्स एंड वेल्थी फैक्ट्री ओनर। तो देखिए इसके अंदर जो थर्ड पॉइंट हमारा आता है रेडिकल्स के अंदर कि रेडिकल्स क्या चाहते थे, तो ये अपोज थे, अपोज द privileges of privileges of great landowner and wealthy factory wealthy factory owners। अब देखिए अपोज द प्रिविलेज, प्रिविलेज का मतलब क्या होता है, किसी को अगर हम कोई विशेष अधिकार देते हैं तो वो क्या कहलाता है, प्रिविलेज। तो अपोज द प्रिविलेज ऑफ ग्रेट ग्रेट लैंड ओनर्स, यानी जो लैंड ओनर्स थे, जो महान लैंड ओनर्स थे उनको कोई भी प्रिविलेज देने के पक्ष में नहीं थे ये। एंड द वेल्थी फैक्ट्री ओनर्स, यानी जो काफी अच्छी फैक्ट्री चल रही थी उनके जो ओनर्स थे उनको या फिर लैंड ओनर्स जो थे उनको किसी भी तरह की कोई प्रिविलेज ये देना नहीं चाहते थे कि भाई ये हमारे समाज के वेल्थी सेक्शन है तो इनको कुछ प्रिविलेज दी जाए, तो वो इस चीज के अपोज में थे। उसके बाद 4 नंबर पे आपका जो पॉइंट आता है इसमें वो आता है कि नोट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ
प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि ये नोट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। ऐसा नहीं है कि भाई ये वेल्थी सेक्शन के या लैंडलॉर्ड जो थे उनके खिलाफ थे, उनको प्रिविलेज देने के खिलाफ थे, तो ये किसी भी तरह की प्राइवेट प्रॉपर्टी के भी खिलाफ थे, ऐसा कुछ नहीं था। ये इनका जो मानना था वो ये था कि भाई जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो हो सकती है या कोई बना सकता है, लेकिन जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो किस आधार पर होनी चाहिए, वो उनकी मेहनत की कमाई से होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप ऐसे ही बेईमानी करके आप अपनी प्रॉपर्टी बढ़ा रहे हैं, तो वो इस चीज के फेवर में नहीं थे, ये अगेंस्ट थे। लेकिन इसमें एग्जेंट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बना सकते हैं, उनका यही मानना है, लेकिन वो कैसे, ईमानदारी से बनाया हुआ होना चाहिए। बेईमानी से अगर कोई बना रहा है तो वो उसके क्या थे, अगेंस्ट। उसके बाद आता है लास्ट जो आपका आता है इसके अंदर जो काफी इंपॉर्टेंट भी है, तो लास्ट जो पॉइंट है रेडिकल्स का वो काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार उसके बारे में देख लीजिए। इसमें आएगा डिसलाइक, डिसलाइक्स, डिसलाइक कॉन्सेंट्राइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ ए फ्यू। क्या कह रहे हैं, डिसलाइक ये पसंद नहीं करते थे। कॉन्सेंट्राइजेशन का मतलब होता है कि भाई जो पावर है वो किसी एक के हाथ में होना, ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो किसी भी एक जगह पर केंद्रित होना, इस चीज को ये पसंद नहीं करते थे। इन द हैंड्स ऑफ ए फ्यू, वो ये नहीं चाहते थे कि भी देश की जो भी महत्वपूर्ण जो प्रॉपर्टीज हैं, यानी मेन जो कैपिटल है वो जो है किसी भी कॉमन कुछ ही लोगों के हाथ में रहे। तो इस चीज को वो बिल्कुल फेवर नहीं कर रहे थे कि जो ओनर है या जो कैपिटल है वो मेन रूप से कुछ ही लोगों के हाथों में रह होकर रह जाए, तो वो इस चीज को बिल्कुल फेवर नहीं करते थे। इस तरह से आपको पता चला है कि भाई जो हमारे लिबरल्स हैं और जो रेडिकल्स हैं, इनकी काफी सारी चीजें हैं जो काफी अच्छी चीजें हैं इनके बीच में, और जो है काफी बदलाव जो है ये समाज के अंदर लाना चाहते थे इन सभी चीजों के द्वारा। काफी अच्छी चीजें इन्होंने बताई हैं। सिर्फ आपका जो यूनिवर्सल एडेंटेंसिस वाला है जिसमें इन्होंने महिलाओं को कोई राइट नहीं दिया, ये वाला जो राइट था इनका ये अच्छा नहीं था, यानी ये जो इनकी जो बात की थिंकिंग थी उसे हम ये नहीं कह सकते कि आज के समय में वो जो है काफी अच्छी चीजें हैं। अब हम हमारा जो लास्ट इसके अंदर बचता है कंजर्वेटिव्स, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो कंजर्वेटिव जो है, जैसा हमने पहले बताया था कि कंजर्वेटिव जो है, सीख याद कैसे रखना है, किसी से कंजर्वेटिव बनता है तो सी से ही चेंज बनता है। तो ये चेंज को क्या करते थे, चेंज को तो पसंद ही नहीं करते थे, बिल्कुल भी बदलाव चाहते थे, लेकिन कैसे, स्लो मोशन के अंदर, स्लो प्रोसेस जो है वो ये चाहते थे कि स्लो प्रोसेस के अंदर कंजर्वेटिव जो है वो चाहते थे कि स्लो प्रोसेस के अंदर जो है प्रोग्रेस जो है वो होनी चाहिए या बदलाव जो है वो आना चाहिए। ये चाहते थे कि जिस तरीके से आज तक चलता आ रहा है, राजा महाराजाओं के चलते आ रहे हैं, उसी बात को आगे बढ़ाया जाए, और उसी फेवर में ये लोग थे। तो लास्ट में कंजर्वेटिव जो है इनके बारे में सबसे महत्वपूर्ण जो बात आती है वो यही आती है कि नोट वांटेड चेंज, ये बदलाव तो चाहते नहीं थे, ठीक है। तो नोट वांटेड चेंज। उसके बाद इसमें जो पॉइंट आता है सेकंड इसके अंदर, वो क्या कहता है कि रिवोल्यूशन फ्रेंच रिवोल्यूशन ओपनड देयर फ्रेंच रिवोल्यूशन ओपनड देयर माइंड्स। फ्रेंच जो रिवोल्यूशन हुई थी इनसे इनके माइंड थोड़े थोड़े जो माइंड थे जो बंद हो रहे थे वो खुले कि भाई हमें भी कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए। इनके बंद माइंड जो है वो थोड़े ओपन हुए थे। एंड नीड फॉर चेंज, एंड नीड फॉर चेंज,
और इनको थोड़ा थोड़ा ये लगा कि भाई हमें अब थोड़ा सा समाज के अंदर बदलाव जो है वो लाना चाहिए, तो उसी बदलाव के लिए ये थोड़े से जो है जागरूक हुए कि चलो भाई ठीक है, अब हम थोड़ा सा समाज के अंदर थोड़ा बदलाव जो है वो लेके आते हैं। 18th सेंचुरी जो है, 18th सेंचुरी के बारे में बात कर रहे हैं। 18th सेंचुरी के अंदर they opposed to the idea of change and believed the past had to be respected। क्या कह रहा है कि 18th सेंचुरी के अंदर दे अपोज टू द आइडियाज ऑफ चेंज, 18वीं शताब्दी के अंदर जो भी बदलाव के लिए जो आइडियाज आए एंड बिलीव पास्ट हैड टू बी रिस्पेक्टेड, कि हमारा जो पास्ट रहा है वो बहुत अच्छा पास्ट रहा है और उसी को हम आगे बढ़ाएंगे, उसी को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये उसी के फेवर में थे। लास्ट इसके जो इसके अंदर है अपोज थे किसके भाई, लिबरल्स, क्योंकि देखिए यहाँ पर इनकी जो सोच है वो लिबरल्स और रेडिकल से बिल्कुल मैच नहीं करती है, क्योंकि ये दोनों ही क्या थे, ये चाहते थे बदलाव हो समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर बदलाव आए, लेकिन इनका तो मानना यही था कि नॉट वांटिंग चेंज, किसी तरह का कोई चेंज ही नहीं लाना चाहते टू रेडिकल्स एंड लिबरल्स। और एक लास्ट इसके अंदर आता है कि चेंज होगा। कंजर्वेटिव जो चाहते थे वो ये चाहते थे कि जो चेंज है, बदलाव है, चेंज शुड बी डन, चेंज जो है वो आना चाहिए किसके द्वारा, थ्रू ए स्लो प्रोसेस, एक जो स्लो प्रोसेस है उसके द्वारा जो है ये बदलाव आना चाहिए। तो आज की क्लास में हमने जो है ये जाना कि किस तरह से सोशलिज्म जो है वो यूरोप के अंदर हुआ, रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में हम बाद में नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सोशलिज्म जो है के अंदर पढ़ा वो रशियन रिवॉल्यूशन का पढ़ा था, सॉरी फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पढ़ा था। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही प्रभावित होकर काफी सोशलिज्म जो है वो यूरोप के अंदर देखने को मिला। तो इसमें तीन मेन रूप से जो है वर्ग जो हमारे सामने आए वो यही थे, लिबरल, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव। तो लिबरल जो थे ये उदारवादी थे, रेडिकल्स परिवर्तनवादी थे और कंजर्वेटिव जो रूढ़िवादी थे। इनके क्या क्या विचार रहे हैं, लिबरल रेडिकल्स दोनों के विचार लगभग सेम रहे हैं, मिलते जुलते हैं, तो दोनों एक है, दोनों ने मिलकर काम किया है, रिवोल्यूशन के लिए भी दोनों ने काफी एफर्ट लगाए। और जो आपके कंजर्वेटिव्स हैं, कंजर्वेटिव जो है इनकी सोच इनसे नहीं मैच करती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए थैंक यू।